एक बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता है जब आप सत्ता में नहीं थे तो हरियाणा में नौकरियों की मारामारी बहुत है और सरकारी नौकरी चाहिए। छोरे को भाई सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, टीचर बनना, पुलिस वाला बनना है। लेकिन आप आए और आपने एक बात कही कि पर्ची और ना खर्ची। ये एक वाकई में हुआ और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूं कि मेरे गांव से दो जो लड़के थे, बहुत ही गरीब हालत थी और उन्होंने पढ़ाई की और वाकई में उन्हें नौकरी मिली। मेरी पत्नी भी कहती है अरे आप तो एंकर हो, लगा लो जुगाड़, सरकार से मेरी भी लगवा दो। मैंने भाई टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये सरकार बहुत मुश्किल है इसमें। तो वाकई में मैं इस बारे में तारीफ करूंगा कि पर्ची और खर्ची बिना नौकरी लग रही है। लेकिन सर विपक्ष तो सवाल उठाता है भैया नौकरी मिल कहां रही है, मिल रही है तो हटा दिए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे। देखिए, जो समस्याएं इतने लंबे समय से चलती आ रही थी, उन समस्याओं का निदान किसी ने नहीं किया, बल्कि वो समस्याएं थी ही राजनीतिक लोगों के कारण से, सरकारों के कारण से। और उन समस्याओं के फलस्वरूप एक मुख्यमंत्री तो हमें उनको जेल ही काटनी पड़ी है, 10 साल की सजा काटनी पड़ी है, केवल उस एक समस्या के कारण से। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। और उन्होंने तो यहां तक, कुछ पार्टियों ने यहां तक घोषणा की है कि हम आएंगे, ये मेरिट वेरिट पर्ची वर्ची सब फाड़ के फेंक देंगे। मैं अगर ये नौकरियां किसी को देने में और मुझे सजा होती तो मैं और सजा खा लूंगा, मेरिट वेरिट कुछ नहीं होती है, ये घोषणाएं की हैं। इनेलो का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं नाम लेके नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण देके कर रहा हूं। एक पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष, अब ठीक है होशियार तो होता है, प्रदेश अध्यक्ष बना है तो उसका लियाकत तो होगी ही। विपक्षी पार्टी, उसकी खुद के अध्यापक की नौकरी लग गई, खुद अध्यापक बन गया, उसका फोन आया कि मैं कभी नहीं सोच सकता कि मेरी नौकरी लग जाएगी। हालांकि उसने नौकरी की नहीं है, उसकी नौकरी लग गई। कहने लगे कि मैं आज कायल हो गया इस बात का कि मेरी नौकरी लग सकती है तो फिर हम क्यों ऐतराज करेंगे। एक हमारी लीडर है, महिला लीडर है एक पार्टी की, विधानसभा में मैंने कहा कि इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि निष्पक्ष नौकरियां होती है। उसकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, विपक्ष की नेता है। बल्कि बाद में उसने मुझे आकर के उलाना दिया कि मेरी बेटी का नाम क्यों लिया। मैंने कहा होशियार है, दो बातें होंगी, एक तो आपकी बेटी की प्रशंसा होगी कि वो अपनी मेरिट पर लगी है, और दूसरी हमने अपनी बात भी कह दी कि निष्पक्ष नौकरियां लगती हैं, कोई कहने पर नहीं लगती। ये उदाहरण प्रत्यक्ष है। और फिर इस प्रकार की गड़बड़ों में कुछ गड़बड़ें जो हुई हैं हमारे ध्यान में हैं। लोग पैसे लेते हैं। आज से पहले ये आर्मी में चलता था, हमारे यहाँ चलता था, कोई बोलता नहीं था। आर्मी में क्या चलता था कि आर्मी में तो कोई सिफारिश होती नहीं है। लड़कों के, नौजवानों के हरियाणा के अंदर आर्मी में लगने का बहुत शौक है और अच्छा भी है। हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं, बड़ी संख्या, 2% आबादी होने के बाद भी हरियाणा का पार्टिसिपेशन मोर देन 10% है डिफेंस फोर्सेज में। वो ऐसे लोगों को, लड़कों को फंसा लेते थे, पैसे लेते थे। पैसे लेने के बाद रिजल्ट में, अब ऐसा तो नहीं है कि भी जिनके पैसे लिए उसमें कोई नहीं लगेगा, उसमें 10% 20% लोग लग गए। उन 20% के पैसे जेब में डाले और बाकी 80% के जाके वापस दे दिए, ईमानदारी का तगमा ले लिया। भ्रष्टाचारी भी ईमानदारी का तगमा कैसे लेता है, ये उसका उदाहरण है। आज भी जो केस पकड़े गए हैं, जितने नाम बताते हैं कि इन्होंने पैसे इसको दिए, मैं कहता हूं उनमें से कोई नौकरी लगा क्या? हाँ, कोई मेरिट वाला भी फंस सकता है, मेरिट वाला भी जाके किसी को कह सकता है पता नहीं नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये एक आदमी है शायद ये मेरा को मदद कर देगा, इसको पैसे दे दो। उनको सबको हमने पकड़ा और पकड़ने के बाद सबको सलाखों के पीछे डाला है, सबको। पेपर लीक के मामले कब से चल रहे हैं, किस प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, पूरे गिरोह के गिरोह हैं। और ये गिरोह, इनका लिंक यानी इंटरस्टेट लिंक है। हमने जब इस प्रकार का गिरोह पकड़ा, उसी गिरोह में एक सदस्य जम्मू कश्मीर का भी है, एक हैदराबाद का है, एक गाजियाबाद का है, गुजरात के हैं, हरियाणा के हैं। लगभग 650 लोग इसके अंदर हमको मिले हैं। 650 लोग पकड़े हैं कि जो इस धंधों में लगे हुए थे। तो ये समस्याओं को, इसको जड़मूल नष्ट करना एक बड़ा आसान काम नहीं था। और आज भी सारे हो गए होंगे ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं काली भेड़ें छुपी हुई हैं, हर प्रकार के प्रयत्न करते हैं। ये तो निर्भर करता है कि प्रयत्न करने वाले करेंगे, लेकिन उस प्रयत्न का फल ना मिले और सामने आदमी मजबूत रहे,
इसकी आवश्यकता है। सर, इसी में आपने बिल्कुल विस्तार से बताया कि किस तरह से कार्रवाई हुई, लेकिन दो तीन चीजें इत्तेफाक ऐसे हुए या घटना हुई, एचपीएससी की बात करें या इसके अलावा फार्मेसी की बात करें, अभी पिछले दिनों पंचकुला का मामला चल रहा है जहां गोलन साहब के बेटे का, आपके जो प्रयास हैं, आपकी जो सोच है, उसको पलीदा कौन लगा रहा है? ये एक लड़ाई आज से नहीं, आदिकाल से दैवी शक्तियों में और राष्ट्रीय शक्तियों में ये चल रही है। अब प्रयत्न क्या करना चाहिए कि हमको राक्षसी शक्तियों को हराना है तो दैवी शक्तियों की लाइन लंबी करनी पड़ेगी। आज कोई दोषी होता है, जो दोष करता है, उसको डर लगता है केवल एक कानून से, डंडे से। लेकिन कानून और डंडे का भी वो मूल्यांकन करता है कि मैं ये दोष करूंगा, मुझे फायदा कितना और इसका नुकसान क्या है। जिस आदमी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा लाभ कमा सकता हूं, और क्या है, एफआईआर हो जाएगी, जेल हो जाएगी, इतने महीने जेल में रहूंगा, वापस आ जाऊंगा, करोड़ों रुपए का धंधा करूंगा, मूल्यांकन करता है। उसके मन में ये पाप है, ये गलत है, ये अभी संस्कार नहीं है। हाँ, जिनके मन में ये संस्कार होता है वो एक पैसे की भी गलती नहीं करता, अनजाने में हो जाए अलग है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करता। उसके मन में कई विचार उठते हैं, वो भगवान से भी डरता है, वो पाप हो जाएगा ये भी डरता है, उसके मन में ये भी है कि हो सकता है इस जन्म में तो बच जाऊं, अगले जन्म में नहीं बचूंगा, हो सकता है मेरी बजाय मेरे परिवार के किसी आदमी को कोई भुगतना पड़ जाए। ऐसे विचार जिनके मन में आते हैं वो गलतियां नहीं करते, संस्कारित व्यक्ति भी होते हैं, संस्कार भी होते हैं। ये नहीं भी विचार करते तो अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति कहता नहीं, गलत नहीं करना, कुछ भी लाभ होता है गलत नहीं करना। एक ऐसा होता है कि गलती करेंगे तो ज्यादा क्या हो जाएगा, ये सोचने लगता है। अब इन सारी चीजों में तीसरा एक हमको विकल्प खड़ा करना है। तीसरा विकल्प यह है कि हम व्यवस्थाएं, सिस्टम ऐसा बनाएं कि गलती करने वाला हर पग पर जहां गलती करे वहां पकड़ा जाए, और पकड़ के जनता के सामने एक्सपोज करो। लोक लाज से व्यक्ति डरता है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोक लाज से व्यक्ति डरता है कि मैं गलत ना करूं, तो हमें वो लोक लाज भी एक कायम करनी पड़ेगी। गलत करे उसको एक्सपोज करो, एक दंड भी दो, एक्सपोज भी करो। एक नया नाम सर आज आप इस मंच से हम लोग देना चाहेंगे, वो आपके हाथ में है कि आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें। बुलडोजर बाबा हमने देखे, बुलडोजर मामा हमने देखे, लेकिन हरियाणा में थोड़ा आप सॉफ्ट रहते थे कि हाँ चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जाएगी। लेकिन जो क्रिमिनल हैं, हार्डकोर क्रिमिनल हैं, गैंगस्टर हैं, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से फरीदाबाद में बुलडोजर ताऊ का जिक्र है, कई जगह आप लोगों ने बुलडोजर ताऊ आ गया। देखिए, जैसे मैंने बताया कि दोष करने वाले जो लोग होते हैं उनकी कहां जान अटकी हुई है उस पर प्रहार करना पड़ता है। अब शायद वो जेल में सजा से नहीं डरते हैं, उनको एसेट्स बनाने की, पैसा बनाने की ये एक हवस है। गलत काम करते हो ये भी करते हैं, अल्टीमेटली ये करना पड़ेगा। अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, क्रिमिनल है, जो बाकी चीजों के डर को तो शायद वो डर मानता नहीं है, इस पर कहीं ना कहीं मानेगा। इलीगैलिटी तो मिलेगी, आखिर पैसा कहीं लगाता है, उस जो भी कोई इस प्रकार के क्राइम में से पैसा वो इकट्ठा करता है, उसके बाद कोई टैक्स तो भरता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, बेनामी करेगा, परिवार के सदस्यों के नाम करेगा, अपने नाम करेगा, दान तो करता नहीं है। अगर दान ही करना होता तो वो इस प्रकार के धंधे क्यों करेगा? तो वो अपने का एम्पायर को बढ़ाता है, और ये प्रयोग एकदम सफल है कि उसको अगर कहीं ना कहीं अगर टच करना तो उसकी ऐसी दुखती नवज पर टच करना है। हरियाणा में बुलडोजर ताऊ आगे भी ऐसी कार्रवाई करेगा? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, कोई निर्णय हमने नहीं करना, लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि कोई भी दोषी है उस दोषी को कैसे आप प्रभावित कर सकते हैं कि दोष न करे, उसके रास्ते आप ढूंढो। लेकिन सीएम साहब, ये सवाल इसलिए पूछा विनोद ने क्योंकि आपने देखा कि बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर सुपरहिट रहा और इतिहास रच दिया। अगर हैट्रिक लगानी है तो फिर ताऊ का बुलडोजर अपनाएंगे नहीं? ये मॉडल मैंने बताया कि सख्ती करेंगे, उस सख्ती में क्या क्या करना होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा। ये कोई हमारी डायरेक्शन नहीं है कि आप ये कर दो, अपना डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, जो गलत आदमी है उसको कैसे चेक करना है, कैसे काबू करना है, ये डायरेक्शन साफ दी हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि सख्ती करने से चूकना नहीं है, उसमें ढिलाई नहीं बरतनी है।
सर कुछ योजनाओं की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है लैपटॉप लेकर आप बैठे रहते हैं, जितनी जानकारी मुझे है हरियाणा की, और खुद योजनाओं पे आप काम करते हैं। पीपीटी में बहुत गजब हाथ है सीएम साहब का, और लैपटॉप की जो नॉलेज है, सीएम बनने से पहले संगठन में थे, उन शुरुआती लोगों में से होंगे हरियाणा के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लैपटॉप की जो फर्स्ट हैंड नॉलेज थी। सर किन किन योजनाओं को लेकर, आपकी जो 3-4 योजनाओं की मैं खास तौर से बात करूं, अंत्योदय योजना को लेकर आपने काफी काम किया, परिवार पहचान पत्र को लेकर काम किया, मेरी फसल मेरी विरासत को लेकर काम किया, कुछ मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ब्यौरा मेरा पानी मेरी विरासत, जी मिला हो नहीं जी, 2 अलग अलग योजना हैं। उन योजनाओं को लेकर आपने कहा कि इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि थोड़ा विरोध हो उसके बाद भी जारी रहे। इन योजनाओं के बारे में प्रदेश तो जानता ही है, आगे कैसे काम बढ़ेगा और क्या जो सरकार बची है हम देख सकते हैं सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर, प्रदेश स्तर पर होगा।